नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। कई बार ऐसा होता है कि किसी कोई लेमैन और आम आदमी विक्टिम बन जाता है लीगल टेक्निकलिटीज का, कानूनी दांव-पेच का। फर्स्ट जब वो ये डिसाइड करता है उसको सूट फाइल करना है तो उसको एडवोकेट के एडवाइस पे काम करना होता है और बाद में जब कोर्ट में मुकदमा चल रहा हो तो कई बार कोर्ट के इंस्ट्रक्शन पे उसको फैसला लेना होता है। और इन सब के बाद एक वक्त ऐसा आता है जब काफी लंबा मुकदमा चल जाता है कि वो अपने को कहीं का नहीं पाता। अब जैसे एक व्यक्ति एक एग्रीमेंट टू सेल में इंटर करता है एक मकान खरीदने के लिए और पेमेंट भी कर देता है, बाद में जो सेलर होता है वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होता है सेल डीड। तो और उसको ये अप्रहेंशन होता है कि सेलर किसी और के साथ एग्रीमेंट में करा जाएगा, फिर वो एक एडवोकेट को अप्रोच करता है, एडवोकेट एक सूट फाइल करता है कोर्ट में इंजंक्शन का, परमानेंट इंजंक्शन और मैंडेटरी इंजंक्शन का। और उसके बाद कोर्ट इंटरिम इंजंक्शन भी पास कर देती है, स्टे ऑर्डर भी पास कर देती है। सेलर कोर्ट में आके कहता है कि जी उसने तो बेच दिया है प्रॉपर्टी, लेकिन कोर्ट का में कोई कागज फाइल नहीं करता ना ही, और फिर जिस व्यक्ति का नाम वो लेता है वो व्यक्ति को जब कोर्ट बुलाती है तो वो कहता है कि हमने तो खरीदा नहीं, किसी और व्यक्ति ने खरीदा। और इस तरीके से 5 साल निकल जाते हैं। बाद में कोर्ट के कई ओपिनियन होता है कि भाई देखिए आपके सामने जो रेमेडी अवेलेबल है वो प्रॉपर रेमेडी है कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल कीजिए और इस सूट को विड्रॉ कीजिए। वो व्यक्ति कोर्ट उस सूट को अमेंड नहीं कर सकता था वहां पे, क्योंकि जो कोर्ट का पेक्यूनरी जुरिडिक्शन था, जो पेक्यूनरी जुरिडिक्शन से जिससे सूट का डिसाइड होता है कि कहाँ पे फाइल होना है, वो उस कोर्ट से ज्यादा था। तो उसको कोर्ट लिबर्टी दे देती है और अल्टीमेटली वो सूट विड्रॉ करता है और फिर एक फ्रेश सूट फाइल करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, जो सूट को रिजेक्ट कर देती है वो कोर्ट लिमिटेशन के ग्राउंड पे कि भाई आपको जिस दिन पता चला कि वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच रहा है या उसने मना कर दिया है, उस दिन से 3 साल तक आप फाइल कर सकते थे और ये 5 साल का वक्त निकल गया, तो आप यहाँ पे सूट लिमिटेशन से बाहर है। अब आप सोचिए क्या होगी उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति जो इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतने सालों मुकदमा लड़ने के बाद अल्टीमेटली उसको कुछ नहीं मिलता है। आप सभी जानते हैं कि सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट जो है वो एक जनरल बार क्रिएट करता है कि जो भी सूट एप्लीकेशन या अपील जो प्रिस्क्राइब लिमिटेशन पीरियड है उसके बाद में फाइल होता है तो सूट वो बार हो जाता है लिमिटेशन से। और उसको इवन की अगर दूसरी पार्टी ने इसका डिफेंस नहीं भी लिया है तो भी कोर्ट उसको अपने लेवल पे इसको कॉग्निजेंस लेकर इसको इस लिमिटेशन को कंसीडर करके रिजेक्ट कर सकती है। हालांकि लिमिटेशन एक्ट में कुछ प्रोविजन दिए गए हैं जो सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 24 तक है, जिसमें ये है कि कुछ पीरियड को एक्सक्लूड किया जा सकता है। तो अब जो सवाल है जो बहुत कई लोगों ने मुझसे पूछा और डिस्कशन में भी ये आया कि क्या जो पिछले सूट में जो टाइम लगा था उसको एक्सक्लूड किया जा सकता है लिमिटेशन के पीरियड को काउंट करने के लिए सब्सिक्वेंट सूट में जब फाइल होता है उसमें। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा गया है। आप वॉच कर रहे हैं हमारे चैनल लीगल आउटलुक बाय दिलीप सिंह में। इसमें ये खासकर ये वीडियो मैं उन सभी अपने व्यूअर्स को डेडिकेट करना चाहता हूं जो रेगुलर हमसे टच में रहते हैं अपने सवालों के द्वारा और अपने इंटरेक्शन से। तो इस जो सवाल है कि कैसे टाइम पीरियड एक्सक्लूड होता है, इसका स्पेसिफिक प्रोविजन है लिमिटेशन एक्ट में, वो सेक्शन 14 है। सेक्शन 14 में जो जो कंडीशंस दिए गए हैं, जो पैरामीटर्स दिए गए हैं कि किस किस कंडीशन में जो कोई पिछले सूट का पीरियड एक्सक्लूड होगा, उसमें सबसे पहला ये बात कहता है कि अगर जो प्लेंटिफ है, जो दावा करने वाला व्यक्ति है, उसने बहुत डिलीजेंस से, बहुत शिद्दत से अपने पिछले सिविल प्रोसीडिंग को में मुकदमे को चलाया हो। दूसरा कि जो मुकदमे का मुद्दा है वो पहले मुकदमे में और दूसरे मुकदमे में सेम हो और उसी पार्टीज के बीच में हो। और तीसरा कि जो प्रोसिक्यूशन किया गया है, जो पहले मुकदमे को चलाया गया है, वो गुड फेथ में चलाया गया और उस कोर्ट में चलाया गया जिस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन प्रॉपर नहीं था या कोई ऐसा ही इश्यू इन्वॉल्व था जिसकी वजह से वो कोर्ट इस कंडीशन में नहीं थी कि वो उस मुकदमे को चला सके और इंटरटेन कर सके। यहाँ वर्ड पर्टिकुलरली इंटरटेन लिखा हुआ है। अब आपको मैं इस सवाल का जवाब देने के पहले एक जजमेंट का जिक्र करता हूं। जो जजमेंट का नाम है ग्लोब ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये 1983 का जजमेंट है। इसमें कोर्ट ने कहा
कि जब भी कोई पार्टी किसी मुकदमे को कंटेस्ट कर रही होती है किसी रॉन्ग कोर्ट में, गलत कोर्ट में, तो वो पीरियड को एक्सक्लूड करना चाहिए। इस केस में जिस केस का मैं ग्लोब ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति एक सिविल सूट फाइल करता है इलाहाबाद में, और बाद में जब वो मुकदमा चलता है फिर ये होता है कि इसका प्रॉपर कोर्ट जयपुर में है, तो वो फिर उसको वहां से विड्रॉ करता है और फिर जाके जयपुर में फाइल करता है, तो वहां पे जो लिमिटेशन का इश्यू होता है यही ट्रेवल करता है सुप्रीम कोर्ट तक। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो पहला सूट है वो गलत कोर्ट में फाइल हुआ था और इस वजह से जो सब्सिक्वेंट सूट में उसको ये एक्सक्लूजन मिलना चाहिए। दूसरा, जो अभी रिसेंटली एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें जस्टिस नरीमन थे, उन्होंने बहुत बढ़िया से इन सबको डिस्कस किया और ये कहा कि जो इंटरप्रिटेशन है इस सेक्शन 14 का जो एक्सक्लूजन ऑफ पीरियड के लिए है, इसका बड़ा लिबरल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। और जिस केस की बात मैं कर रहा हूँ उस केस का नाम है एमपी स्टील कॉर्पोरेशन वर्सेस सीईसी, ये 2015 का जजमेंट है। तो उन्होंने कहा कि बड़ा लिबरल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है सेक्शन 14 को देने का, लेजिस्लेशन का जो इंटेंशन है, जो ऑब्जेक्ट है, वो ये है कि अगर कोई भी आदमी गलत प्रोसीडिंग में का हिस्सा है तो बाद में उसके जेन्युइन कॉज को फ्रस्ट्रेट नहीं होने देना चाहिए, और जो प्रोसीडिंग खत्म हो गया है उसके पहले प्रोसीडिंग के जो टाइम पीरियड को एक्सक्लूड करना चाहिए। जब भी केस, और खासकर जब भी केस बोनाफाइड हो, जो अप्रोच जो व्यक्ति है जो मुकदमे में था उसका अप्रोच बोनाफाइड हो, और उसका जो पोजीशन बाद में जब उसको उस मुकदमे से जो पहले का जो सिचुएशन था लिमिटेशन को लेकर, जब वो मुकदमा शुरू हुआ उस पोजीशन पे उसको लाके खड़ा करना चाहिए जब भी अब एक्सक्लूड किया जा रहा है इस पीरियड को, तो सेक्शन 14 के तहत। तो उन्होंने जो उनका जो बेसिकली एक कहना था जस्टिस नरीमन का, कि बहुत टेक्निकल अप्रोच लेकर इस लीगल प्रोविजन के बेनिफिट को फ्रस्ट्रेट नहीं करना चाहिए, उसको 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 नकारना नहीं चाहिए। और जो उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहली बात तो ये है कि जो पार्टी जो प्रोसिक्यूट कर रही है, दूसरा सिविल सूट कर रही है, उसने ड्यू डिलिजेंस किया जो कि इसकी रिक्वायरमेंट है। दूसरा कि सब्सिक्वेंट जो है वो उसी मुद्दे से होना चाहिए, और जहां पर बेसिकली अगर ये दो चीजें आती हैं तो उसको बेनिफिट देना चाहिए, जस्टिस नरीमन का ये कहना था। और बार बार उन्होंने इम्फेसाइज किया कि लिबरल अप्रोच होना चाहिए। अब एक और सिचुएशन हम आपको बताते हैं जिसका हमारे व्यूअर्स ने जिक्र किया, कि कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति के पास दो रेमेडीज अवेलेबल होते हैं अलग अलग लेजिस्लेशन में। तो जैसे इस केस की बात मैं कर रहा हूं कि एक आदमी को रिकवरी सूट फाइल करना था, उसके सामने वाइंडिंग अप पिटीशन का भी प्रोविजन था कंपनीज एक्ट के तहत, और सिविल रेमेडीज के तहत उसको रिकवरी सूट भी फाइल कर सकता था। तो पहले वो वाइंडिंग अप पिटीशन फाइल किया, बट किसी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो जाकर फिर उसने सिविल सूट फाइल करी रिकवरी के लिए। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो आप पहले कोर्ट में गए थे वहां पर उसको को इंटरटेन पूरी पावर थी, पूरा जुरिस्डिक्शन था, और उसने वो डिसाइड किया कि आपके किसी किसी और पूरा देख कर मुकदमे को, तो अब आप सब्सिक्वेंट सिविल प्रोसीडिंग में जा रहे हैं, वहां आपको इसका फायदा नहीं होगा सेक्शन 14 का, और जो पीरियड पहले वाइंडिंग अप पिटीशन में लगा हुआ है वो एक्सक्लूड नहीं होगा। और इस सिनेरियो में जो सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि उस सिचुएशन में जब पहले कोर्ट ने एक लिबर्टी दे दी विथड्रॉ करने की, और लिबर्टी दे दी, परमिशन दे दी विथड्रॉ करने की, और लिबर्टी दे दी फ्रेश शूट फाइल करने की, तो क्या वो पीरियड एक्सक्लूड होगा? यहाँ पे लिबर्टी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसका जो सेक्शन 14 लिमिटेशन एक्ट के ही जो सब सेक्शन 3 है, उसमें इसका कंप्लीट डिटेल डिस्कशन है। वो एक बहुत ही वाइड प्रोविजन है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए, अदरवाइज ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो उसमें आप जरूर देखिएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है एक्सक्लूजन वाले एस्पेक्ट पे सेक्शन 14 की बेनिफिट लेने के लिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हर एक बार कहता हूं कि कोई भी आपका मुद्दा इस वीडियो के कंटेंट से जुड़ा हुआ है, इसके इश्यू से जुड़ा हुआ है, तो प्लीज आप अपने कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बातों को शेयर कीजिए। इससे ये सिलसिला हमारे और आपके इंटरेक्शन का चलता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।